रेत की मछली भाग 3। कुमुद चली गई और अपने कहे हुए की एक अनुगूंज छोड़ गई। धड़ाप से बंद हुए दरवाजे की तरह उसका वाक्य कमरे के सन्नाटे में मेरे माथे से टकराता है। कठोर निश्चय वाली लेकिन अंदर से पिघलती कुमुद के इस छोटे एकांत कमरे में बैठे बैठे ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबे सफ़र के लिए निकली हुई बीच में गाड़ी बदलने के लिए रात को किसी छोटे स्टेशन पर उतार दी गई हूँ और वह गाड़ी दूर अंधेरे में खो गई है। यहाँ एक यात्रा समाप्त हो गई है और दूसरी अगली यात्रा की अंधेरी आधी रात अभी बाकी है। अनिश्चय के छोटे से स्टेशन पर उतार दी गई मैं सिवा स्मृतियों के बटोरने और उन्हें बार बार उलटकर देखने के अलावा क्या कर सकती हूँ। यथार्थ के धरातल पर पांव रखो मेरी दोस्त, कुमुद कह गई है, लेकिन धरातल है कहाँ? कहाँ रखा जाए पांव? जलती हुई स्मृतियों के राख के अलावा है क्या यहाँ? और कुछ समेट कर रखने की चाह भी नहीं है अब तो। बहुत घुमावदार जीवन के लंबे बहाव का क्या यही उपसंहार है? फिर तो बड़ा निरीह होता है जीवन गाथा का उपसंहार। स्मृतियों की राख की एक छोटी सी ढेरी और बस। कुछ जलती हुई दोपहरियों की तपन और सांसों से शुरू हुई थी यह कहानी। लू, गर्द, धूप और जलते हुए शहर के बीच नई सड़क के एक मकान के ऊपरी कमरे में कांपते हाथों मैंने लिखा था एक खत। मेरे शोभन, आज फिर वैसी ही दोपहर है और लू चल रही है। आप आते होंगे। इस दोपहर की जलन में भी वे क्षण कितनी शांति देते हैं, लेकिन ये एक टीस भी छोड़ जाते हैं। मेरा हाल जानने आप इस धूप में भी आते हैं तो आपके स्वास्थ्य का क्या होगा, यह सोचकर कांप जाती हूँ। ने कहा है कि वे हम दोनों के लिए रास्ता खोज देंगी। ईश्वर के लिए तब तक अपने आप को ऐसे न जलाइए। आपकी ही कुंतल। तब का वह पत्र विचित्र लगता है। विशेष कोई बात नहीं लिखी थी, फिर भी उस पत्र में जाने कितना कुछ भरा हुआ था। उस पत्र में संवेदनाएं थीं, आशंकाएं थीं। सामाजिक सूत्र में नहीं, बल्कि अनुभूतियों के सूत्र ने हमें बांध रखा था। 1954 की वसंत पंचमी का दिन था। वे चुपचाप शॉल में अपने आप को लपेटे धूप में एक आराम कुर्सी पर बैठे थे। सामने दूसरी कुर्सी पर श्रीमती आनंद। श्रीमती आनंद के बच्चे को साथ लिए मैं अचानक वहां आकर ठिठक गई। मैंने देखा कि उन्होंने बार बार झुकती हुई आंखें उठाकर मुझे देखा। स्नेह स्निग्ध आवाज़ में बोले, बैठिए। एक क्षण के लिए मैं कुछ निश्चय नहीं कर पाई। श्रीमती आनंद ने कहा, अरे शोभन, मैं तो भूल गई। लो, मैं परिचय करा दूं। ये हैं कुंतल और कुंतल, ये हैं शोभन। मेरी आंखें जाने क्यों झुक गई थी। संकोच से कंपित मेरे हाथ जुड़ गए। शोभन ने प्रतिनमस्कार किया था। जितनी देर बैठी ऐसा लगा जैसे आसपास कोई गंध सी उठ रही है, जैसे कहीं पानी बरस गया हो और भीगी हुई मिट्टी से सुगंध आ रही हो। सुनहली धूप छेड़ छेड़ जा रही थी। अधिक देर वहाँ बैठी रह न पाई, जैसे तैसे उठकर आ गई थी। दूसरे कमरे में कांपते हुए मन ने पुलक के साथ सुना था। श्रीमती आनंद पूछ रही थी, शोभन, तुम अब क्या सोचते हो? तुमने देख लिया ना कुंतल को? तुम्हारी माँ कल मिली थी और कह रही थी कि शोभन अब घर बसा ले तो जीवन सुखी हो जाए। अब तुम निर्णय करो शोभन। फिर उनका स्वर सुन पड़ा, मैंने आपसे कई बार कहा है
कि मुझे आप जैसी कर्मठ स्वाभिमानी लड़की चाहिए। श्रीमती आनंद बात काटते हुए बोली, दुनिया में कहीं दो लोग एक जैसे हो सकते हैं? इसके बाद उन्होंने मेरे बारे में जाने कितने अच्छे अच्छे संबोधन किए थे। उन्होंने शोभन से यह भी कहा था कि अगर वे राज़ी हो जाएं, तो फिर श्रीमती आनंद मेरे पिताजी से भी बात करेंगी। बात शायद आगे और बढ़ती कि तभी आनंद साहब कुछ साहित्यकार मित्रों के साथ आ गए थे। बातों का सिलसिला टूट गया था, लेकिन मेरी कल्पनाओं का सिलसिला जुड़ गया था। बाद में मैंने ध्यान दिया, उस दिन शोभन भी उस साहित्य मंडली से जल्दी ही मुक्त हो गए थे। बीए की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। ऊब को दूर करने के लिए आनंद साहिब की पत्रिका के इस कार्यालय में काम करने लग गई थी, लेकिन उस दिन इस काम में भी मन न लगा। मन उखड़ उखड़ जाता। मन तो अगले दिन भी नहीं लगा। सुनहली धूप में चादर लपेट कर बैठी आकृति द्वारा मंद स्वर में बोले जाते स्वर कानों के पास तितलियों की तरह उड़ने लगते। सवेरे से लेकर दोपहर तक मैं क्या कुछ कर पाई, यह मैं स्वयं नहीं जानती। एक छोटी सी पांडुलिपि का संशोधन करना था। पहले पृष्ठ के पहले पैराग्राफ से आगे बढ़ते ही लगता कि पढ़ा हुआ मैं भूल गई हूँ। पढ़े हुए को फिर दोहराना पड़ता। खिड़की की ओर से धूप का एक शरारती टुकड़ा धीरे धीरे मेरी मेज की ओर सरकता आ रहा था। 3 बज गए थे, लेकिन काम अभी शुरू भी नहीं हो पाया था। सहसा अंतर के तारों को जैसे किसी ने अनायास छेड़ दिया। मैं सहम गई। दरवाजे पर शोभन खड़े थे। घबराहट में मैं उठ पड़ी। किसी तरह मेरे कंठ से स्वर निकले, बहन जी उधर हैं। वे भी शायद अचकचा गए। हल्के से आंखें उठाकर उन्होंने देखा और जल्दी जल्दी श्रीमती आनंद की तरफ चले गए। सामने रखी हुई पांडुलिपि और भी धुंधली हो गई। कुछ खो जाने की जैसी कचोट मन में उभर आई। उनका ऐसे जाना रुचा नहीं, लेकिन रोकती भी तो कैसे? तभी जैसे एक आश्वासन की तरह श्रीमती आनंद का छोटा बच्चा आया और बोला, मम्मी आपको बुला रही हैं दीदी। जल्दी जल्दी मेज के कागज़ समेटे और अंदर आई। हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली नीचे मेज पर रखते शोभन ने भरपूर आंखों से मुझे देखा। थोड़ा सा अपने आप को चुराकर मैंने भी उनकी इस चोरी को पहचाना। बातचीत जारी थी, लेकिन बोले जाते हुए शब्दों से अधिक जो अनकहा था, वह अंतर में सहेजा जा रहा था। आनंद साहब कमरे में आए। मैंने जल्दी से उठकर उन्हें कुर्सी दी और उसके बाद अंतर में सहेजी हुई उन संवेदनाओं को लेकर वहाँ से हट गई। बाहर लॉन में ढलती सुनहरी धूप में फ्लाक्स के नन्हे नन्हे फूल रेशमी हवा में थिरक रहे थे। चाहकर भी वहाँ अटके बिना मैं ऑफिस के कमरे में आ गई। फिर बार बार आंखों से ओझल होते हुए शब्दों वाली पांडुलिपि लेकर बैठी। बैठे बैठे कहाँ खो गई मैं नहीं जानती। चेतना जब लौटी तब मैंने देखा श्रीमती आनंद मेरे पास खड़ी हैं। कुंतल, उन्होंने कहा और फिर अटक गईं। थोड़ी देर जैसे सोच कर बोली, कुंतल, तुमने तो कुछ भी नहीं बताया। तुम भी तो अपनी रुचि बताओ। शोभन साहित्यकार है, प्रतिभाशाली है, समर्थ है, योग्य है। तुम अपना मन खोलो तो आगे बात चले। मन की मधुरता के बावजूद जैसे यातना की एक घुटन घिर आई थी कहीं। अपने मन की मजबूरियां भी चमकने लगीं। सच तो यह है कि उन मीठे क्षणों के बावजूद निश्चय के किसी छोर पर पहुंचना मेरे लिए आसान न था। संभवतः मन के इस अनिश्चय के कारण मुझे एक बार ऐसा भी लगा कि
उन सबका मुझ में इतनी रुचि लेना ज़्यादती है, लेकिन नहीं करने लायक मनस्थिति नहीं थी। वे कहती जा रही थी कि शोभन का भविष्य उज्जवल है, तुम सुखी हो सकोगी। घर पर केवल उसकी विधवा माँ है और वह इकलौता बेटा है। स्वभाव बच्चों का सा सरल है। मन में स्वप्न थे, आकांक्षाएं थी, कुछ नहीं था तो निश्चय। हो सकता है संकोच ने ही निश्चय को दबा रखा हो। सूरज डूबने को हो रहा था, शाम गहरा आई थी, संस्कार पाँव को घर की ओर खींच रहे थे, लेकिन अंतर मन मुझे ढूंढे नहीं मिल रहा था। यह थी शुरुआत एक ऐसे पौधे की जो यत्न से उगता है, लेकिन यत्न से आरक्षित भी किया जा सके ऐसा नहीं हो पाता। हर रोज़ विश्वविद्यालय से क्लास लेकर लौटकर वे ऑफिस आते, एक क्षण जैसे भटक कर मेरी मेज की ओर आ निकलते और फिर श्रीमती आनंद की ओर जा निकलते। वहाँ से उनका बुलावा चाय के लिए आता, फिर वही चाय, वही दृष्टिपात, वही संकोच, वही मौन संभाषण। आदमी की सामाजिकता का एक पहलू शायद यह भी है कि वह पारिवारिक संलग्नता या कमिटमेंट से या तो बिल्कुल दूर भागता है या फिर उसे उड़ता ही चला जाता है, और यह बात अधिक सच होती है नारी के संदर्भ में। श्रीमती आनंद की स्थिति लगभग यही रही होगी। हो सकता है कि अपने लेखक पति द्वारा सामाजिकता को बात बात पर काट कर ही जीते चलने के कारण वे यह निर्णय ले बैठी हों कि मेरे सामाजिक बंधन को सफल बनाकर वे उसकी क्षतिपूर्ति कर लेंगी। मैंने ध्यान दिया कि पिछले कुछ दिनों से श्रीमती आनंद अतिथि सत्कार के अपने नियमित कार्यक्रम की भी उपेक्षा कर रही थी। बड़े यत्न के बाद उन्हें मेरी हाँ मिल ही गई। बड़े उत्साह से उन्होंने उस दिन आनंद साहब को मेरी स्वीकृति के बारे में सूचना दी थी। दरवाजे पर लटकते पर्दे की हल्की फांक से चुपचाप संकुचित आंखों से मैंने देखा था। आनंद साहब ने सुना तो उनके चेहरे पर एक एक क्षण के लिए अपरिचित प्रतिक्रिया की परछाई तैरी थी। फिर तुरंत ही खिलकर उन्होंने श्रीमती आनंद को बधाई दी थी। वे बड़े विस्तार से कहती रहीं कि शादी में वे किसे किसे बुलाएंगी और क्या क्या करेंगी। तभी आनंद साहब ने उन्हें याद दिलाया था कि कुंतल के अपने माँ बाप की मर्जी भी तो जाननी होगी। कुंतल के माँ बाप की मर्जी? श्रीमती आनंद थोड़ी सी चिंतित हो उठी। आखिर वह काम भी निपटाने के लिए वे स्वयं आई थी मेरे घर। माँ से पूछा था, कुंतल के पापा कब आ रहे हैं? अभी तो आने में कई रोज़ हैं, माँ ने कहा था। इस पर श्रीमती आनंद ने उनका पता लेकर लिखा। फिर बहुत आत्मीयता के साथ माँ से कहा कि अगर उन्हें ऐतराज़ न हो तो वे कुंतल की शादी के बारे में कुछ बात करना चाहेंगी। कुंतल की शादी के बारे में। मैं वहाँ से उठकर जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे मालूम हुआ कि उस दिन भी उन्होंने माँ से शोभन के बारे में वही सब कुछ कहा था। माँ ने उन्हें कह दिया था कि ऐसे लड़के से शादी हो, इसे तो वे स्वयं भी चाहेंगी, लेकिन फिर भी पक्की बात तो तभी की जा सकेगी जब कुंतल के पिताजी आ जाएं और शोभन को देख लें। श्रीमती आनंद अंदर ही अंदर थोड़ी सी असंतुष्ट हो गईं। उनका उत्साह टूट गया। वे आगे जब तक बात करती रहीं, उनका मन कुछ बुझा बुझा सा रहा। वे चलने लगी तो मैं भी नीचे आ गई। द्वार तक उन्हें छोड़ने गई। हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया तो लगा कि वे बहुत कुछ अनकहा लेकर जा रही हैं। वे दिन विचित्र होते हैं। देखते देखते अंतर मन का न जाने कितना कुछ अनायास बदल जाता है। मैंने पाया कि मैं सहसा बदल गई। ऊपर से नीचे तक हर पाँव की चाप से जैसे कुछ शब्द निकलने लगते। बचपन का चुलबुलापन और शरारतें जाने कब गायब हो गए थे।
एक अविराम चुप मेरे ऊपर छा गया था। चलते समय लगता कि कहीं कुछ हिल जाएगा और टूट जाएगा। मेरे चारों ओर पारदर्शी शीशे के तारों के पर्दे खड़े हो गए थे। उनमें जाने कितने स्वर थे। हर सांस से वे संवेदनशील हो उठते थे। ऐसा लगता कि कंठ से कोई स्वर निकलते ही वह उन तारों में गुंजरित होगा और जाने कहाँ पहुँच जाएगा। एकांत, निर्बाध एकांत अब मेरा अपना बन गया था। कुछ भी शब्दों में न बोला जाकर भी मेरे और एकांत के बीच उन दिनों जाने कितने गोपन संवाद हुए थे। श्रीमती आनंद ने मेरे यहाँ से लौटकर पिताजी के लिए एक पत्र लिखा था। पत्र उन्होंने मुझे सुनाया भी था। उन गोपन संवादों में ही एक यह संवाद और जुड़ गया था कि इस पत्र का उत्तर मेरी चाहत का उत्तर बन जाए। एक हफ्ते के अंदर पापा का उत्तर आ गया था। कुंतल के लिए इतना कुछ किया गया, इसके लिए उन्होंने आभार प्रकट किया था और उन्होंने लिखा था कि वे स्वयं शोभन को देखकर उत्तर लिखेंगे। पिताजी आए, अपने साथ कितना कुछ सामान लाए थे। जीजी का ब्याह होने वाला था। उनके ब्याह की तैयारियां की जा रही थीं। आने के साथ पापा इन तैयारियों में डूब गए। क्या कुछ नहीं करना होता है। मेरा मन रह रहकर आतुर हो उठता था। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, आखिर एक दिन मैंने साहस करके पूछा, पापा, श्रीमती आनंद अपने खत के बारे में पूछ रही थी। पापा ने सिर्फ एक गंभीर की और अतिथियों की सूची बनाने में व्यस्त हो गए। आशंका और आतुरता के लंबे लंबे क्षण कैसे बीते मैं नहीं जानती। दोबारा फिर मैंने वही बात छेड़ी और कहा कि वे बहुत अधिक चिंता में हैं मेरे बारे में। वे अंतिम रूप से लड़के वालों से बात करना चाहती हैं। ये शब्द कितनी यातना के विस्फोट के बाद निकले होंगे नहीं कह सकती। तभी माँ की आवाज़ सुन पड़ी। मन आहत हो उठा। मैं सहम गई। अपने आप पर पछतावा भी हुआ, क्योंकि माँ नए ज़माने को दोष देती हुई कह रही थी कि ऐसी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं लगती। लड़का यह नहीं तो कोई और मिल जाएगा। मैं चुपचाप ऊपर चली आई थी। लेकिन पिताजी दूसरे दिन आनंद साहब के यहाँ गए। आनंद साहब ने शोभन के बारे में सब कुछ बताया था। पापा संतोष के साथ सुनते रहे थे और तभी बात आई थी शोभन की जाति की, और इसी बात पर क्षण भर में सब कुछ बदल गया था। पापा ने अपनी जाति से बाहर मेरी शादी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। आनंद साहब और उनकी पत्नी हतप्रभ हो गए। वे आहत हो उठे। शायद उन्हें कल्पना नहीं थी कि यह स्थिति भी पैदा हो सकती है। बहुत भारी मन से श्रीमती आनंद ने कहा था कि पत्र में उन्होंने सभी कुछ साफ साफ लिख दिया था, क्योंकि शोभन से भी हाँ करा ली गई थी, इसलिए उनकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक कभी जाति का सवाल उठा ही नहीं, वरना वे इतनी गंभीर स्थिति में फंस न जाते। पिताजी क्षुब्ध थे, बल्कि उनकी बातों से लगा था कि वे विजातीय से शादी की चर्चा छिड़ने के कारण अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। उसी क्षोभ के साथ वह उठकर भी चले आए थे। वह रात मेरे लिए बहुत बड़े तनाव की रात थी। रात भर नींद नहीं आई। मन जाने कितने गहरे डूबता रहा। सुबह शरीर की नस नस में तनाव था। पोर पोर टूट रहा था। मन न होने पर भी उठी, नहाया धोया, किसी तरह नाश्ता करके ऑफिस जाने को नीचे उतरी। तभी पीछे से आवाज़ सुनाई दी। बहुत गंभीर आवाज़ में पिताजी मुझे बुला रहे थे। मैं ठिठक कर खड़ी हो गई। उसी तरह सधी और खुश्क आवाज़ में उन्होंने कहा,
कुंतल, आज से तुम वहाँ नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी पारिवारिक शांति कोई आदर्शों के नाम पर भंग करे। मैं जड़ होकर सुनती रही। एक एक शब्द में तेजाब भरा हुआ लगा। मुझे लगा कि मेरे रोए रोए को कोई चीर रहा है। रोना नहीं आया, बल्कि टूटन का एक बादल घिरता चला गया। उन्हीं पैरों वापस लौटी और ऊपर अपने कमरे में आ गई। आशंकाएं और उत्तेजनाएं मन में घिरती उमड़ती रहीं। फिर विवश हो मैं रो पड़ी। उस एकांत में मैं कब तक रोई नहीं जानती। माँ मेरी चारपाई के पास खड़ी थी। मुझे रोते हुए निश्चय ही उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। चारपाई पर उन्होंने कुछ लिफाफे रख दिए और बोली, लिस्ट से देखकर इन पर पते लिख देना। वे चली गईं और मैं बैठी रही। बैठे बैठे निश्चय की एक धुंधली सी छाया उभरी। उसी तरह उठकर नीचे आई। बिना किसी ओर देखे आंगन में रुककर मैंने कहा, काम पर जाना नहीं है, लेकिन हिसाब किताब संभलवाना होगा, इसलिए आज जाना ही पड़ेगा। माँ ने सुना, पिताजी ने भी सुना, लेकिन उत्तर किसी ने नहीं दिया। मैं धीरे धीरे बाहर आ गई। आज वह ऑफिस पहले वाला ऑफिस नहीं था। आज वह मेरा ऑफिस नहीं था। वहाँ की वह धूप, वहाँ की हवा, वहाँ के वातावरण में घुली हुई स्मृतियाँ, वहाँ का कुछ भी तो मेरा नहीं था। विवशता मेरे कंठ में घुटती रही और आँखों में आंसू छलक आए। धीरे धीरे ऑफिस का सामान ठीक किया, ड्रॉर से निजी वस्तुएं बाहर निकाली। मन फिर कचोट गया। कागज़ों के ढेर के बीच मखमल की जिल्द पर एक रुपहला अक्षर चमक रहा था, के यानी कुंतल। कुंतल को शोभन की ओर से एक भेंट। मखमल से मढ़ी शोभन की पहली किताब। 14 मार्च को संवेदनाओं की बहुत छोटी सी कथा को उपसंहार देने के लिए ही क्या यह नीली भेंट दी गई थी? उस दिन होली थी। लाल, पीले और जाने कितने रंगों के अबीर लेकर आए उस पर्व को पहली बार एक स्नेह स्पर्श प्राप्त हुआ था। उसी दिन परिणय के प्रतीक के रूप में यह नीली भेंट शोभन ने दी थी। डूबता सूरज आसमान से धरती तक केसरिया रंग बिखेर रहा था। हंसी और रंग में डूबे हुए थे शोभन। खुद मैं साहस नहीं कर पाई थी, इसलिए रंग देकर बेबी को भेजा था कि वह शोभन को रंग दे। रंग से चौंक कर शिकायत और कृतज्ञता मिली भावना से मेरी ओर देखा था। थोड़ी देर बाद जाने कब चुपचाप वे आए। हथेलियों में रंग लगा था। विवश मैं प्रतिरोध नहीं कर पाई। दोनों हथेलियों का वह रंग मेरे गालों को और अधिक लाल कर गया। उस दिन का वह रंग कई रोज़ तक रहा और उसके बाद उतरकर भी नहीं उतर पाया। किसी चीज़ को रंगना कितना आसान होता है, लेकिन रंग चढ़ जाए तो क्या आसानी से उतरता है? लज्जा के उस आरक्त रंग के साथ क्या ये मखमली संवेदनाएं समेट कर रखी जा सकती हैं? रख कर होगा भी क्या? लेकिन स्नेह का प्रसाद क्या किसी कृतज्ञ ने ही नहीं फेंका होगा? क्या मुझसे कृतज्ञ बना जा सकेगा? उस भेंट को यत्न के साथ मैंने कागज़ में लपेट लिया। मेज की ड्रॉर सावधानी से बंद की और धीरे धीरे अंदर आ गई। श्रीमती आनंद पलंग पर लेटी थी। ऐसा लगा एक ही दिन में वे बीमार हो गई हों। उनके मन को और सम्मान को चोट पहुंची थी, इसमें संदेह नहीं। मैं धीरे से उनके पास बैठ गई। उन्होंने मेरी ओर देखा, मैंने भी उनकी ओर देखा। मैं भी कुछ न बोल सकी, वे भी मौन ही रहीं। तभी मैंने देखा आनंद साहब शोभन के साथ अंदर आए। शोभन आशंकित तो नहीं लगे, लेकिन थोड़ा सा चकित अवश्य थे कि इस तरह बुलाए जाने का कारण क्या हो सकता है। हमेशा की तरह हाथ जोड़कर उन्होंने नमस्कार किया, लेकिन आज मुझे लगा कि प्रति नमस्कार के लिए उठते मेरे हाथ जैसे बेजान हो गए हैं।
किसी तरह उठकर मैंने 2 कुर्सियां उनकी ओर खींच दी। बैठने के बाद शोभन ने महसूस किया कि वहाँ कुछ असाधारण है। कम से कम वातावरण सहज तो नहीं ही है। उनके चेहरे पर एक विवश प्रश्न चिन्ह उभर आया। बहुत सावधानी के साथ आनंद साहब ने बात शुरू की। एक एक वाक्य सहेज कर बोलते हुए उन्होंने पिछले दिन जो कुछ बीता था उसका वर्णन किया। बात समाप्त होने के बाद वहाँ सन्नाटा छा गया। साहस करके हल्की सी निगाह उठाकर मैंने देखा तो लगा कि शोभन यातना की किन्हीं गहराइयों से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनका वह प्रश्न चिन्ह मेरी ओर उन्मुख हुआ। आनंद साहब बोले, कुंतल, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भी तो कुछ निर्णय लेना होगा। मैं क्या निर्णय लूँ? मुझे तो आज के बाद घर के बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, मैंने भर्राए हुए गले से कहा और रो पड़ी। श्रीमती आनंद ने मुझे उठाया और बाहर ले चली मुँह धुलाने। आनंद साहब बोले, हिम्मत रखने से काम चलेगा कुंतल, ऐसे रोने धोने से क्या होगा? शांत होकर मैं बैठी तो बात शुरू हुई कि आगे किया क्या जाए। श्रीमती आनंद ने कहा, मन में स्पष्ट होकर बताओ। ऐसी परिस्थिति में माँ बाप ने जो कहा है उससे बंध कर चलोगी या स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लोगी? अगर स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लेना है तो निश्चय ही साहस खोकर काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर के मौन के बाद फिर उन्होंने कहा, शायद तुम इसे अनधिकार चेष्टा मानो, लेकिन अन्यथा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। तुम गाय नहीं हो, पढ़ी लिखी लड़की हो। तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें कहीं कोई बांध दे यह संभव नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे घर में कैद कर देंगे तो मैं कर भी क्या सकूंगी? मैंने कहा। वातावरण और गंभीर हो उठा। गंभीरता के उसी वातावरण में एक साहसिक योजना बनी थी। उसे मैं षड्यंत्र नहीं कह सकती, उसे मैं दुरभिसंधि भी नहीं कह सकती। हाँ, आज लगता है कि उस योजना में दुरभिसंधि ही थी, भाग्य की दुरभिसंधि। उस योजना की संपूर्ण परिकथा अपनी पूरी नाटकीयता के साथ सावधानी पूर्वक लिखी गई थी। नाटक की पृष्ठभूमि थी उस दिन से 15 दिन बाद की वह घड़ी जब मेरी बहन की बारात आने वाली थी। उस नाटिका का अगला कदम यह था कि विवाह के उसी शोर के बीच मैं कमरे से बाहर आ जाऊंगी, चुपचाप। बारात की हलचल में शायद ही किसी को मेरे बाहर आने का पता चले। घर के बाहर अस्त व्यस्त भीड़ में थोड़ा सा अलग मिलेंगे आनंद साहब और उनकी पत्नी। वहाँ से तुरंत मैं शोभन के एक और मित्र के घर पहुँचूँगी। वहाँ मंडप पहले से ही तैयार होगा। कुछ कपड़े, सिंदूर और अंगूठी की भेंट के साथ पंडित विवाह संपन्न करा देगा। योजना प्रभावशाली थी, इसमें संदेह नहीं। उसके एक एक पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया। अंततः शोभन ने एक सवाल किया, सीधे मुझसे, कुंतल जी, आपने पूरी तरह सब कुछ सोच लिया? साहस आवश्यक होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका साहस बीच में ही टूट जाए। वैसी स्थिति में हमारा भविष्य जो हो, आपको भी बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। योजना का एक एक चरण किसी चलचित्र की तरह मेरे मानस पटल पर आ रहा था। हर चरण के साथ आशंकाओं के बादल घिरते जा रहे थे। उस दिन का कल्पना चित्र एक क्षण के लिए मेरी आंखों के सामने तैर गया था कि कैसे इस घटना के घटते ही शहर भर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। योजना पूरी हो चुकी थी। योजना के पात्र भी निश्चित हो चुके थे। सहसा आनंद साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि अब थोड़ी देर इन दोनों को अकेले में एक दूसरे का मन आंक लेने दो। वे दोनों बाहर चले गए। हम आशंकाओं से लड़ते हुए वहीं बैठे रहे। बहुत लंबी खामोशी के बाद शोभन ने जैसे साहस बटोर कर मुझसे पूछा, कुंतल जी,
मैंने जो कहा था कोई शंका हो तो अभी से कह दें, ताकि हम सब मिलकर उसका कोई हल खोज सकें। संकोच या संदेह से काम नहीं चलेगा। एक बात जो बहुत देर से मेरे मन में घूम रही थी मेरी ज़बान पर आ गई। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर आ जाऊंगी, लेकिन आपके घर वालों ने यदि मुझे स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? एक बार आकर फिर वापस लौटना तो संभव न होगा। शोभन ने सुना और गंभीर होकर बोले, देखो कुंतल, अगर तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओ और मैं उस समय तुम्हारा साथ न दे सकूं, तो मुझसे अधिक कायर और नीच कौन होगा? विश्वास करो कुंतल, मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। गिनती के ये कुछ शब्द जीवन की एक नई परिभाषा होते हैं, एक नया आश्वासन होते हैं। यह मैंने उस दिन जाना था। नाटक की परिकथा के इस उपसंहार के साथ शाम गहरा गई। तन मन इतने भारी हो आए थे कि कहीं उठकर जाने की इच्छा नहीं थी। फिर भी वापस लौटना ही था। अभी आशंकाओं को किनारे रखकर आशा भरी 2 अंजुरियां जोड़कर उठ पड़ी। घर तक का वह रास्ता न जाने कितना लंबा और गहरा महसूस हुआ। रह रहकर लगता जैसे कोई अनहोनी पीछा कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ आजीवन खड़ा रहूँगा। शब्द गूंजते और मैं संयत होकर आगे चल पड़ती। उस लंबे रास्ते के साथ साथ मेरी यातना भी बढ़ती जा रही थी। मानसिक तनाव ने थोड़ी देर में ही मेरे रक्त में ज्वार फैला दिया था। रात बिल्कुल ही नींद नहीं आई। रह रहकर प्यास लगती और ठंडा पसीना छूट जाता। सुबह मुझे तेज बुखार था। सारा घर तैयारियों में व्यस्त और बुखार और आशंकाओं से तपती हुई मैं अकेले बिना कुछ खाए कमरे में सारे दिन पड़ी रहती थी। बुखार उतर गया, लेकिन मन स्वस्थ नहीं हुआ। खाना आता और मैं अनछुआ ही लौटा देती। एक दिन सुना, पिताजी क्षुब्ध होकर कह रहे थे, मर जाने दो उसको। अगर वह समझती है कि उसके भूखे रहने से हम झुक जाएंगे तो यह नहीं होगा।